नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के हम लोग आज प्रैक्टिस नंबर 5 करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज देखा जाएगा। हमने 4 प्रैक्टिस इसके पहले करा दिया है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे जब तक एग्ज़ाम होगा 20 अगस्त तक, तब तक हम प्रैक्टिस सेट रोज़ लेकर आएँगे, तो आप आसानी से अपनी जानकारी को अच्छे से परख सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। आज हम 25 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 247 ईसा पूर्व या 50 ईस्वी में? तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 243 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति की गई थी। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या बुद्धिमत्ता या कुशलता या शक्ति। तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, किस शताब्दी में कुतुब मीनार बनवाया गया था या बनाया गया था? किस शताब्दी में? 12वीं, 13वीं, 14वीं या 11वीं? तो कुतुब मीनार कब बनवाया गया था? किस शताब्दी में बनवाया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1210 ईस्वी तक इसने कराया था। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। शेष कार्य जो है इल्तुतमिश कराता है। 1210 से लेकर 1236 के बीच कुतुब मीनार का निर्माण होता है। तो ये होता है 13वीं शताब्दी में। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, महाभारत का अनुवाद फारसी में किसने किया था? महाभारत का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बंदायूनी, अबुल फजल, इब्न बतूता या बाबर? तो महाभारत का जो अनुवाद है वो किया था किसने? बंदायूनी। और उसका नाम क्या हो गया? रज़्मनामा। बंदायूनी ने इस महाभारत का अनुवाद फारसी में किया था। किसने कराया था? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने कराया था और इसका नाम रज़्मनामा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण परमहंस या फिर स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद या आत्माराम पांडुरंग? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज। किस समाज की? ब्रह्म समाज। और दयानंद जी ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी आर्य समाज की। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती और आत्माराम पांडुरंग जो थे वो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वयोवृद्ध किसे कहते थे? वयोवृद्ध पुरुष किसको जाना जाता था? तो महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो दादा भाई नौरोजी को क्या जाना जाता था? वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता था दादा भाई नौरोजी को, वयोवृद्ध। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नरम दल और गरम दल के बीच फूट किस वर्ष पड़ी? 1907। कब पड़ी थी? 1907 में। कौन सा अधिवेशन था? तो वो था सूरत अधिवेशन। और अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी घोष ने। तो 1907 में नरम दल और गरम दल जो है यहाँ पे दोनों के बीच फूट पड़ गई। सूरत का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रासबिहारी घोष। इनको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और रहमतुल्लाह सयानी, इनके अध्यक्षता में क्या किया गया था? वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को गांधी जी ने रोक दिया था? सविनय अवज्ञा, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया?
रोक दिया, स्थगित कर दिया। कौन सा? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात ये है नर्मदा नदी पर। कौन से? नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अब बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है, यानी रूपांतरित चट्टान इसमें से कौन सा नहीं है? स्लेट, सीस्ट, डायोराइट या फाइलाइट। तो इसमें जो रूपांतरित चट्टान नहीं है वो है डायोराइट। ये रूपांतरित चट्टान का रूप नहीं है। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता एकात्मक सरकार की या फिर संघ सरकार की या संसदीय सरकार की या राष्ट्रपति शासित सरकार द्वारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संघीय सरकार। संघीय सरकार दोहरी नागरिकता की विशेषता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त सत्र बुलाएगा कौन? वो बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितनी होती है? तो उच्चतम न्यायालय में 33 न्यायाधीश होते हैं प्लस एक मुख्य न्यायाधीश होता है, मतलब 34 न्यायाधीश पूरे होते हैं, जिनमें अगर हम मुख्य न्यायाधीश को छोड़ दें तो 33 न्यायाधीश क्या हैं? उच्चतम न्यायालय में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखेंगे, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये शुरू की गई थी कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से। कहाँ से? कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से शुरू की गई थी भारत में हरित क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। कब किया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम? तो इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2014 में। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी कब? सितंबर 2014 में। याद रखिएगा, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम सितंबर में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? नीली क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर हरित क्रांति। तो वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति किससे है? खाद्यान्न से। किससे? खाद्यान्न से। याद रखें, पीली क्रांति किससे है? तिलहन से। किससे? तिलहन से पीली क्रांति है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या है 10। कितनी? 10। और नवरत्न कंपनी कितनी है? नवरत्न कंपनियों की संख्या वो है 14। महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है और नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आपको याद रखना है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग है, यानी सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? ए वर्ग या बी वर्ग या ए बी वर्ग या फिर ओ वर्ग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए बी वर्ग। ये सर्वग्राही रुधिर वर्ग है, जबकि ओ क्या है? ये सर्वदाता है। कौन सा? सर्वदाता। ये सर्वदाता रुधिर वर्ग है। ए बी जो है वो सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। किसको? प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सी धातु खनिज भारत में नहीं पाई जाती? सोना, प्लेटिनम, अभ्रक, तांबा। तो सोना, अभ्रक और तांबा ये भारत में पाए जाते हैं, लेकिन प्लेटिनम जो है वो भारत में नहीं पाया जाता। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेटिनम जो है वो भारत में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? जिनेवा। आप इसको याद रख सकते हैं। आपको क्या करना है? जीने के लिए क्या करना होगा? श्रम करना होगा, यानी श्रम संगठन जिनेवा में है। जिनेवा जो है श्रम संगठन, यहाँ पे श्रम संगठन का मुख्यालय है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप लोग देखे होंगे। नेक्स्ट हम कल दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे जो
प्रैक्टिस के रूप में रहेगा, आप लोगों की तैयारी जो है मजबूत हो जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।